Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन बाय अभी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, यह जो टॉपिक है आपका यह मुख्यतः यूपीएससी साथ ही साथ बीपीएससी मेंस या फिर अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये यूज़फुल है, क्योंकि आपका ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, ये टॉपिक पॉलिटी का भी पार्ट है। ठीक है, तो कोई किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन बिगिन करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं कि बाय द मिड 18th सेंचुरी, ठीक है, यानी लगभग 18वीं जो आपका मध्य 18वीं शताब्दी है, उस वक्त क्या होता है आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह कहीं ना कहीं एक टेरिटोरियल पावर बन जाती है। ठीक है, जबकि इससे पहले क्या होता था, वह सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी। लेकिन उस वक्त क्या होता है, क्योंकि आपका लगभग 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है और साथ ही साथ 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। इन दोनों युद्ध में क्या होता है कि आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है, और यह जो जीत है आपका वह कहीं ना कहीं एक मेजर चेंजेस लाती है आपका नेचर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, तो पहले क्या थी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, अब क्या होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में यह ट्रांसफॉर्म होती जाती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि इससे पहले जो ट्रेडिंग कंपनी थी इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस था नहीं, तो इस वजह से क्या हो रहा था कि जो इनके पास इतना टेरिटरी जो इनके कंट्रोल में आया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, तो ये लोग वहाँ पे अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि काफ़ी माल एडमिनिस्ट्रेशन था, साथ ही साथ यहाँ पे करप्शन भी काफ़ी प्रेवलेंट था। ठीक है, और क्या हो रहा था यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वह भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हो रहा था। तो यहाँ पे हो क्या रहा था एक्चुअली कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह कहीं ना कहीं लॉस में थी। ठीक है, लेकिन इसके जो ऑफिशियल थे वह काफ़ी प्रॉफिट कमा रहे थे कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो ऑफिशियल्स रिटायर होकर वापस ब्रिटेन जाते थे, तो लोग वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये लोग वहाँ पे काफ़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जबकि ऑन डॉक्यूमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह कहीं ना कहीं लॉस शो कर रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इसके रिस्पॉन्स में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वहाँ की, या ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लाया जाता है। इसका पर्पस क्या होता है आपका कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन पार्लियामेंट है उसका कंट्रोल लाया जा सके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि आखिर कौन सा ऐसा कारण हुआ, ठीक है, या क्या ऐसी परिस्थितियाँ डेवलप हुई जिस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाना पड़ा, और उसका रिजल्ट यह हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें कहीं ना कहीं रेगुलेट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका जो पहला कारण है वह है आपका एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी में क्या होता है कि आपका हमने देखा, ऑलरेडी देखा कि बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है, तो उसके बाद क्या होता है ये लोग कहीं ना कहीं एक काफ़ी बड़े पोर्शन पे कहीं कहीं कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका यहाँ पे क्योंकि ये लोग एक्सपेंशन कर रहे थे, तो एक्सपेंशन करने के लिए ये लोग युद्ध का हेल्प ले रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, काफ़ी एक्सपेंसेस वगैरह उनको करना पड़ रहा था। ठीक है, और साथ साथ क्या था इशू उनके साथ कि ये लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक है, ये लोग बिजनेस करने के तो अनुभवी थे, बट जो एक बेसिकली सरकार कैसे चलाना है उसका उनके पास किसी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एक मिसरूल डेवलप होता है, लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा शासन वहाँ पे ये लोग नहीं कर पाते, उसमें इनको इन्हें चैलेंजेस फेस करना पड़ता है काफ़ी। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं, जब आपका बैटल ऑफ बक्सर होता है उसके बाद जब रॉबर्ट क्लाइव जो है वह वापस इलाहाबाद का टीटी करने के लिए जब इंडिया आते हैं, तो उनके द्वारा क्या होता है यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट जो है वह स्थापित किया जाता है। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट में क्या होता है इनके द्वारा बेसिकली जो रेवेन्यू फंक्शन है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, ठीक है, इन दोनों फंक्शन को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे का रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पे काफ़ी लॉलेसनेस हो जाता है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वह नवाब के पास था और रेवेन्यू का जो पार्ट है वह ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आखिर विदाउट रेवेन्यू अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगा तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली वहाँ पे वो अच्छे तरीके से जो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे काफ़ी लॉलेसनेस भी हो रहा था, और क्योंकि सारा रेवेन्यू का जो पार्ट है वह ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल कर रही थी, तो क्या है कि वहाँ पे फेमाइन जैसी स्थिति भी वहाँ पे उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि उनको सिर्फ रेवेन्यू से मतलब था, उनका कोई एडमिनिस्ट्रेशन में रोल था नहीं। तो जो जो भी आपका गवर्नमेंट होती है उसका जो भी कंट्रीब्यूशन होता है कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने में, डेवलप करने में,
ठीक है। इन सब चीज़ों में इनका कोई रोल ऐसा रहता नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे फैमिन की जो स्थिति है वह 1770 में डेवलप होता है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस रहता है। तो जैसे आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे जो मिलिट्री है उसके ऊपर काफ़ी खर्च किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो टेरिटरी को कहीं ना कहीं एनेक्स किया था युद्ध के माध्यम से, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जैसे मेजर टेरिटरी को एक्वायर किया था, तो उसके लिए काफ़ी एक्सपेंस करना पड़ा था बेसिकली मिलिट्री के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ क्या यहाँ पे करप्शन में काफ़ी प्रेवलेंट था, ठीक है। तो क्योंकि इनके पास फंड तो था नहीं ऑफिशियली, तो इन्हें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं फंड का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटेन पार्लियामेंट में या ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है उनसे कहीं ना कहीं 1 मिलियन पाउंड का लोन के लिए ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फंक्शनिंग है उसे अच्छे से चला पाए, ठीक है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है यहाँ पे वो लोन देंगे तो एग्री कर जाते हैं, बट उन्होंने वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे रेगुलेट करना या कंट्रोल करना है जो वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रेशर होता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रेशर क्यों डेवलप होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पब्लिक क्रिटिसिज्म है, ठीक है, ब्रिटेन में हुआ कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को झेलना पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपका वह ऑन पेपर जो है वो लॉस में थी, जबकि यहाँ से कोई ऑफिशियल अगर रिटायर करके ब्रिटेन वापस जाता था तो वहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लग्जरियस लाइफ वहाँ पे वो बिताता था। तो लोग के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ था कि नहीं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा करप्शन है, और इस वजह से जो पब्लिक सेंटिमेंट है आपका ब्रिटेन में वह ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति काफ़ी नेगेटिव थी वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ के लोग वहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि आप जो गवर्नमेंट जो है वहाँ की वह ईस्ट इंडिया कंपनी पे कहीं ना कहीं और वह उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर बेसिकली कंट्रोल लाए, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आपकी वह कहीं ना कहीं जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को पास करती, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ऐसा थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कहीं ना कहीं कि चेंजेस ब्रिटेन में क्या क्या हुए थे उस वक्त, ठीक है। तो ब्रिटेन में उस वक्त चेंजेस क्या होता कि तो पब्लिक ओपिनियन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में था, ये तो हमने ऑलरेडी अभी देखा। इसके अलावा क्या होता है कि जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर स्टैब्लिश करती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्हें वहाँ के पार्लियामेंट इंस्ट्रक्ट करती है कि आप जो भी इसका एनुअल ट्रांजेक्शन हो, जो भी बिजनेस होता है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है आप वह 2 कैबिनेट मंत्री जो होंगे वहाँ के ब्रिटेन पार्लियामेंट के, उनके समक्ष आप पेश करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इंडिया में क्या क्या चेंजेस आता है या फिर प्रोविजंस क्या क्या होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पहला प्रोविजन हमारा वह क्या है, तो वह है यहाँ पे कि जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, ठीक है। यानी गवर्नर ऑफ बंगाल जो होते हैं उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होते हैं, तो वो बैरन हेस्टिंग होते हैं, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होंगे, वो बैरन हेस्टिंग होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर जनरल तो बना दिया जाता है इन्हें बंगाल का, और इन्हें हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसका भी स्थापना किया जाता है, जिसमें 4 लोग होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेजोरिटी से यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि आपका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपका सिस्टम है वो यहाँ पे डेवलप किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं उनके अंडर में आपका जो बाकी 2 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। पहले क्या था, 3 था, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। तो बंगाल को सुप्रीम बना दिया गया कहीं ना कहीं, और उनके अंडर ही आपका जो मद्रास है और बॉम्बे है, इन दोनों प्रेसिडेंसी को उनके अंडर इससे कहीं ना कहीं ला दिया गया, ठीक है। तो वो अब उसके सब ऑर्डिनेट हो चुके थे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसे स्टैब्लिश करने का प्रोविजन लाया जाता है, और उसी के बेसिस पे 1 साल बाद यानी कि 1774 में आपका सुप्रीम कोर्ट का स्थापना जो है कलकत्ता में किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 और अन्य जज होते हैं, ठीक है। इसके जो चीफ जस्टिस होते हैं पहले, उनका नाम होता है एलिजा एम्फे, ठीक है। तो ये पहले चीफ जस्टिस होते हैं यहाँ के, और साथ ही साथ 3 अन्य जजेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है।
इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, बेसिकली उनका जो टेन्योर होता है उसे यहाँ पे कम किया जाता है, क्योंकि पहले क्या था कि वो जब तक जीवित होगी तब तक वह इसके डायरेक्टर रहते थे, यानी उनका टर्म जो वो लाइफ टाइम था, तो उसे घटाकर क्या किया गया, 4 साल कर दिया गया सिर्फ, ठीक है। और साथ ही साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी जिनकी जितनी भी टोटल संख्या है उसका 1/4 हिस्सा जो है आपका वह एनुअली रिटायर कर जाएगा, ठीक है। तो यह जो कुछ प्रोविजंस है वह यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा लाए गए, ठीक है। इसके अलावा क्या किया गया, जो करप्शन एक काफ़ी ज़्यादा उस वक्त प्रेवलेंट था, जिस वजह से ईस्टर्न कंपनी मुख्यतः लॉस में थी, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया यहाँ पे, प्राइवेट ट्रेड और गिफ्ट पे, साथ ही साथ यहाँ पे जो ब्राइब, ये सब जो चीज़ें थी इन पे रोक लगाने का काम किया गया, यानी कि कोई भी जो ईस्ट इंडियन कंपनी का ऑफिशियल होगा, वह कर्मचारी होगा, वह किसी भी तरह का निजी व्यापार जो है वह नहीं कर पाए, ठीक है। साथ ही साथ वो किसी तरह का किसी से गिफ्ट और ब्राइब वो यहाँ के जो इंडियंस लोग थे उनसे वो नहीं ले सकते थे। तो इस तरह के जो प्रोविजंस है वह आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे या फिर इंपॉर्टेंस देखेंगे, तो इसमें मुख्यतः हम लोग यहाँ पे 4 पॉइंटर्स यहाँ पे दिखाए गए, बताए गए, ठीक है। तो पहला क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले क्या था, ये पहला पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन था आपका, ठीक है। तो पहला जो पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन था ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा ही किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसका भी शुरुआत जो है आपका वह इसी एक्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल का जो सुप्रीमेसी है, ठीक है, उसकी भी जो स्थापना है वह इसी एक्ट के द्वारा की जाती है, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, यहाँ पे इंडियन जो जुडिशरी है आपका, जो भारतीय न्यायपालिका है, उसका भी जो बेस है वह कहीं ना कहीं रेगुलेटिंग एक्ट को ही माना जाता है, क्योंकि इसी एक्ट के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में उसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है आपका, जो आगे चल के जो आगे जो भी कानून बनने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए बेस का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी अब क्या होगा कि हमें सीरीज ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट दिखेंगे, उसका फिर चार्टर एक्ट दिखेंगे, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं हर जो एक्ट में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, उसे सुधारने के लिए फिर एक नया एक्ट लाया जाता है। तो उसका बेस क्या होता है, ऑब्वियसली इसका जो शुरुआत है आपका हुआ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से ही होता है, ठीक है। इसमें जो कमियां रहेंगी आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसे सुधारने के लिए बाद में फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का उसे लाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस क्या है, ठीक है, इसमें कमियां क्या क्या है। तो कमी देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या होता था कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और जो काउंसिल है, इन दोनों के बीच में क्या होता है कि एम्बिग्युइटी होता है जुडिक्शन को लेके, ठीक है। किन मुद्दों पर किनके द्वारा जो है आपका कहीं ना कहीं फैसला सुनाया जाएगा, या फिर किसके अधिकार क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें आएंगी। इसी में क्या होता है कि आपको जो काउंसिल होती है और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ही होती है, दोनों के बीच में क्या होता है, विवाद हो जाता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट केस होता है। उस वक्त क्या होता है, जो राजा नंद कुमार होते हैं उनके ऊपर क्या होता है कि झूठा केस लगा कर वॉरेन हस्टिंग के द्वारा उन्हें मौत की सजा दे दी जाती है मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह अपने फैसले में यह बताती है कि किसी तरीके का जो भी आरोप उनके ऊपर लगाया गया था, ऐसा कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है, तो उनके ऊपर जो उनकी जो हत्या की गई कहीं ना कहीं, या फिर जो मौत की सजा दी गई, वह कहीं ना कहीं इलीगल था। तो इसीलिए आपका जो नंद कुमार जो है, राजा नंद कुमार की जो हत्या है, इसीलिए जो केस है आपका, उसे फर्स्ट आपका जो जुडिशियल मर्डर है इसके रूप में देखा जाता है, ठीक है। और इसी मैटर को लेकर आगे चल के क्या होता है, वॉरेन हस्टिंग के ऊपर इम्पीचमेंट का जो है प्रोसीजर वो भी चलता है बाद में ब्रिटेन जाके, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका जो है आपका पावर जो है थोड़ा सा लिमिटेड, कम कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है, कटेल कर दिया जाता है, क्योंकि अब जो है उनका डिसीजन क्या होगा, जो काउंसिल होगी उसके बेसिस पे होगा, या फिर जो मेजोरिटी वहाँ पे जो लोग वोट करेंगे उसके बेसिस पे ही डिसीजन को माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं गवर्नर का कुछ पावर जो उसे कटेल किया गया। इसके अलावा क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है और कंपनी है, इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिश्ता है, कौन सुप्रीम है, कौन किसके अंडर काम करेगा या किस तरीके से रिपोर्ट करेगा, इन सब चीज़ों को लेकर कुछ क्लियरिटी नहीं थी इस एक्ट पे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अब यहाँ पे इसका जो समरी अगर निकालेंगे या फिर कंक्लूजन निकालेंगे, तो हम यह देख सकते हैं
कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है आपका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आपका यानी जो भारत का जो सरकार है उसे चलाने का जो आपका काम किया जाता है ब्रिटेन में बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उसका उसके लिए पहला कदम होता है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है आपका वो पहला कदम होता है जिसके जिससे कि आपका जो भारत में जो यहाँ पे प्रशासन जो है संभालेगी ईस्ट इंडिया कंपनी आपका, तो उसके लिए पहला कदम होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी जो इससे पहले ट्रेडिंग कंपनी थी वो आपका फिर आगे चल के क्या होता है कॉमर्शियल बॉडी से वो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी बन जाती है। ठीक है, और वैसी अथॉरिटी जो कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके देखरेख में काम करेगी। ठीक है, और ये आगे चल के क्या होता है कि एक बेस का काम करती है जो आगे चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में रूल करेगी उसके लिए। ठीक है, तो हमारा ये जो टॉपिक है यहाँ पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। So thanks for watching my YouTube video, and please do subscribe my YouTube channel Gyan Darshan by Api. Thank you.